अच्छा, ये स्लाइड शो कर दो, ठीक है, स्लाइड शो कर दो. So this slide was showing you the velocity which we calculated yesterday. Do you remember we have created a formula which was saying that velocity is directly proportional to, yes please Blood flow. answer, Blood flow. directly proportional Blood flow. to blood flow Blood and flow. inversely proportional to Cross sectional area. Cross-sectional area. So if you can see over here in this diagram, as you can see, the flow of velocity is over here, ठीक है, it is highest over here and lowest over here. बच्चे देखो, highest value of velocity is 500 and lowest is 0.5 at the capillary level. Over here, if you can see the cross section, it is 6,000 written over here and 4.5. So aorta has the smallest cross section and highest cross section is of the capillaries. So this diagram is identifying you the relationship. At the end, it's written 5 flow rate. ठीक है, तो 5 लीटर हमारा पूरी बॉडी में है और वो सारे सर्कुलेटरी सिस्टम में सेम अमाउंट ट्रेवल करता है बट विद डिफरेंट वेलोसिटी स्पीड. मेरी बात समझ में आ गई आपको? ओके बच्चे, वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इशू इज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर क्या है? इट इज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेशन. वी हैव टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, वन इज pulmonary and the other is systemic. ठीक है, सिस्टेमिक का मैंने आपको पहले ही बताया कि होल बॉडी रिलेशनशिप है और पल्मोनरी का सिर्फ लंग से रिलेशनशिप है, which is coming from the which area? Blood is going to lungs from which area? Anyone? हाँ, right ventricular. ठीक है, शाबाश. So we see the blood pressures at different levels in our body. Next slide. तो इधर अगर आप देखें तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है वो हाईएस्ट है 120 सिस्टोलिक. ठीक है, उसके बाद आयोटा में जाता है. ठीक है, आयोटा इज द फर्स्ट वेसल विच इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उधर भी ब्लड प्रेशर 120 ही है. उसके बाद आर्टरियोल्स पे 60 हो गया, मेटा पे 40 हो गया और फिर कैपिलरी में देखें बहुत कम 120 से लेके सिर्फ 25. ठीक है, फिर अगर आप देखें सुपीरियर वेना केवा में 2 है और राइट एट्रियम में 0 हो जाता है. तो द ब्लड प्रेशर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट पे आता है. लेकिन अगर देखा जाए तो आयोटा से लेकर कैपिलरी तक पहला ड्रॉप जो ब्लड प्रेशर का है वो एट द लेवल ऑफ 60 है. ठीक है, हाफ द अमाउंट एकदम ड्रॉप होती आर्टीरियोल्स पे. लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे, द टक टक वाला पखा बंद था. मुझे इतनी ऊंची आवाज में, मेरी आवाज आपको क्लियर आती है बच्चा? यस मैम. यस मैम. यस मैम, काफी तेज है. आर्टीरियोल्स जो हैं हमने इसको क्या डिफाइन किया था? विच टाइप ऑफ वेसल्स दे आर? रेजिस्टेंस वेसल्स. रेजिस्टेंस. ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस ब्लड प्रेशर के साथ समझ में आ गया कि 120 से ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है एट विच वेसल्स? आर्टीरियोल्स. तो नजर, हाँ, आपको ब्लड प्रेशर की वैल्यू से भी वही बात कंफर्म हो गई. ठीक है जी. सो बोथ द थिंग्स आर नाउ इंटर रिलेटेड कि आपका ब्लड प्रेशर जो है तो 120 से 60 पे आ जाता है बिकॉज ऑफ ड्रॉप एंड कंट्रोल्ड बाय आर्टीरियोल्स. नेक्स्ट स्लाइड. ये पिक्चर आपको अगेन दिस ग्राफ इज टेलिंग यू द सेम इशू from aorta, large arteries, small arteries at arteriolar level. Arteriolar level पे आप कंटिन्यू करो तो 60 को टच कर रहा है, तो ये 120 से एकदम ड्रॉप हुआ है 60 पे. फिर अगर आप सबसे वेसल्स कैपिलरीज को देखो तो उधर भी बहुत कम है, 20-25 के लेवल पे है. तो यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, कम हो गया. why we do that? Again the question is the capillaries are very thin vessels and they should be saved ताकि rupture ना हो. Second issue is we need a bit velocity slow भी चाहिए और pressure drop भी slow चाहिए for the exchange of fluids. ठीक है, तो ये rupture ना हो और exchange कर सकें. ऊपर जो है आपको definition लिखी हुई है, blood pressure means force exerted by the blood against any unit area of the vessel wall. It is measured in millimeter of mercury. ठीक है,
एवरेज आयोटा से लेके यहाँ से लेके तकरीबन इन सारी आर्टरीज में जो हमें रिक्वायर्ड है, जहाँ से ट्रेवलिंग ज़्यादा होती है ब्लड की, उधर उसका एवरेज जो कंसिडर किया जाता है, ये ब्लैक लाइन है, इफ यू कैन सी दैट इज 100. So 100 is the black line, which is the combination of systolic and diastolic, if you can see. ये पल्सिटाइल लेवल जो है तकरीबन आर्टीरियोलर लेवल तक रहता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. इसीलिए ब्लड प्रेशर जो होता है वो लार्ज वेसल्स में देखा जाता है, जहाँ पे ये पल्स बनती है सिस्टोलिक की और डायस्टोलिक की. ठीक है, छोटी वेसल्स वैसे भी डीप होती हैं और कैपिलरीज तो और डीप होती हैं. So you can't find the blood pressure in these vessels. You can find the blood pressure at large arteries where there is systolic and diastolic. अच्छा, फिर क्यों systolic बनता है और क्यों diastolic बनता है? Can anyone tell me? Why you say one blood pressure is systolic and one blood pressure is diastolic? Contraction and relaxation की वजह से. ठीक है, वो तो हार्ट लेवल पे हो रही है. What about we are counting this thing in the blood vessel? जी, यस, बॉय ने जब लड़के ने जो बात बोली है, क्या बोली बेटा, फिर से बोलो. फिर भी समझ नहीं आई आपकी बात बेटा मुझे. मैम पहले ब्लड का फ्लो टर्बुलेंट. Yes, elastic tissue in the large vessels. If you remember, हमने हर वेसल को एक नाम दिया और उनमें क्या थी, रिकॉल करके वो कोलैप्स होता है दोबारा, और वो जो दोबारा कोलैप्स होता है ये वो प्रेशर बनाता है जिसे डायस्टोलिक कहते हैं. ठीक है, एक सिस्टोलिक प्रेशर डायरेक्टली हार्ट से मिलता है उसको, फिर वो सारा ब्लड एकोमोडेट करता है और उसकी अपनी वॉल्स दोबारा रिकॉल करके वापस आती हैं, तो वो एक और प्रेशर क्रिएट करती हैं और ये आपका डायस्टोलिक हो जाता है. इन दोनों का मीन लिया जाता है तो वो 100 है. 120 प्लस 80 जमा करो और फिर 2 से डिवाइड करो तो 100 बनता है. What we need 100 blood pressure for the movement of the blood till it reaches the lowest vessel. Understood? बात समझ में आ गई है? Yes, ma'am. जी मैम. क्या आपका सिस्टोलिक कैसे बनता है, डायस्टोलिक बनता कैसे है, ब्लड प्रेशर डिफाइन कैसे करते हैं, ये आपका एक पूरा प्रैक्टिकल भी है बेटा. ठीक है, फिर ये चलता चलता बिल्कुल आपका फॉल होता जा रहा है. इफ यू कैन सी, बिल्कुल ड्रॉप डाउन होता जा रहा है वेना केवा लेवल तक आते आते, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर चढ़ता है. ठीक है, यहाँ पे आके आपका एट्रियम के अंदर एंट्री है, एट्रियम पे 0 लेवल है. ठीक है, फिर वो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी को ब्लड प्रेशर मिलता है और वो 25 है. ठीक है, उसका 25 और 7 इज डायस्टोलिक. तो ये फिर हमें एक नया प्रेशर पल्मोनरी एरिया में मिलता है. यू कैन सी दिस वन. नेक्स्ट पिक्चर, if you can see over here, 25 is systolic, 7 is diastolic for the pulmonary level. So if we would not have a 0 level in right atrium, the blood would not come back to the heart again. We need this kind of flow which is keeping it keep on flowing, and with the contraction of the veins at the muscular level, skeletal muscles में veins हैं, embedded हैं. इसीलिए जब आप वॉक करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और वो ब्लड को पुश करते रहते हैं अपवर्ड्स. इसी तरह आपके एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. इसी तरह आपकी चेस्ट कैविटी इज आल्सो प्रोवाइडिंग एंड pumping the blood back to the heart, which is 0 at the level, and trying to accept even the minimum pressure. Next slide. Excuse me मैम. So जी बेटी. मैम जैसे ही इलास्टिसिटी कम होती जाती है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है तो डायस्टोलिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. बेटा इस चीज़ का इस टाइम आप पैथोलॉजिकल बात कर रही हैं, इधर अभी आप फिजियोलॉजी सीख लें, फिर वी विल गो टुवर्ड्स के क्या होगा क्या नहीं होगा ब्लड प्रेशर को बेटा.
ठीक है। मैम लेटर एओर्टा में इलास्टिसिटी ज्यादा है और आर्ट्रियोल में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इससे कंपैरिजन में आर्टीरियोल्स का रेजिस्टेंस ब्लड प्रेशर के लिए है और ड्रॉप डाउन करने के लिए है। इट इज नॉट दैट कि वो अलाउ ही नहीं करेगा ब्लड प्रेशर, एक प्रेशर मेंटेन वो भी कर रहा है, ठीक है, विच इज नीडेड फॉर द फ्लोइंग ऑफ द ब्लड फ्लो। ओवर हेयर इफ यू कैन सी नाउ, इफ इसमें आपको नजर आ रहा है कि सर्कुलेटरी प्रेशर रिक्वायर्ड 100 है। इसी तरह हमेशा याद रखें, एक आगे अभी हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसको कहेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये डिफाइन करता है कि दो ट्यूब्स के दो एंड्स पे डिफरेंस इन द ब्लड प्रेशर हो तभी फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एंड पे यहाँ पे बोल रहे हैं 100 है और दूसरे एंड पे 35 है, तो ब्लड विल कीप ऑन फ्लोइंग। दिस इज द एक्चुअली फिजिक्स लॉ विच इज अप्लाइड ओवर हेयर एज वेल। जैसे ये बच्ची कह रही है कि 120 अगर उधर एओर्टा में और आर्टीरियोल्स में तो बिल्कुल कम हो गया, तो ब्लड विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो आर्टीरियोल्स का प्रेशर डिफरेंस और फिर कैपिलरी का प्रेशर डिफरेंस को माइनस किया जाए तो भी कोई प्रेशर होगा, दैट्स व्हाई इट विल पास थ्रू द कैपिलरीज। फिर अगर आप यहाँ पे देखें कैपिलरी प्रेशर के बारे में, कैपिलरी प्रेशर को देखो तो वो 35 एट द बिगिनिंग है और एट द एंड इट इज 10 to 15। सो द ब्लड विल फ्लो फ्रॉम द कैपिलरी टू द वीनस एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ 10। अंडरस्टूड? यस मैम। समझ में आई कि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट ब्लड प्रेशर है, लेकिन उसका हिसाब किताब फ्रॉम हायर टू लोअर के साथ माइनस किया जाता है, जिसकी वजह से द ब्लड विल कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द वेसल till we go back to the heart, okay? And that is why the basic junction is arteriole, where the drop of blood is there. It is also showing you how all these blood get collected back into the right ventricle and pulmonary artery over here. So all the collection is done back to the right ventricle. Why we need a drop in the pressure? Because plasma cell exchange material is a thin capillary wall, and the thinnest wall of all the walls, just to save this thin wall, we need a drop of blood pressure. So overall, the blood pressure is traveling from 100 average and drop to 0 in the right atrium, and the greatest drop is at arteriolar level. नो फ्लक्चुएशंस। मैंने कहा आपको पहले भी लास्ट पिक्चर में दिखाया कि कैपिलरी लेवल पे और वेन्यूल्स पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, यानी कि कोई डायस्टोलिक और सिस्टोलिक नहीं है, एक ही प्रेशर है। ये एक फिजिक्स लॉ बता रहे हैं इस पिक्चर में कि जब फ्लूइड इज नॉट मूविंग, किसी भी फ्लूइड के बारे में, तो इट इज एट द सेम प्रेशर, सेम लेवल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बट when it is starting from start flowing, if you can see from higher, the pressure keeps on going down. So this is also a law. With the time, with the flow, the loss of energy is there because of the friction as well. So you can see the pressure is dropped not only because of the arteriolar system, but also because of the loss of energy because of friction. The blood is also flowing through tubes, and the walls are providing the friction. 2 points हो गए। Are you with me? Yes ma'am। बात समझ में आई है आपको? एक तो ये हो गया कि ब्लड अपना प्रेशर आर्टीरियोलर भी कंट्रोल करता है, लेकिन जब ब्लड खुद मूव करता है तो ये ब्लड की वेसल वॉल्स जो हैं वो इसको एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती हैं, उससे भी स्लोली ब्लड प्रेशर डाउन होता है। So basic theory of the circulatory function is, number 1, blood flow to the tissue is controlled in relation to the tissue need. Increase or decrease of the blood flow जो होती है वो tissue need पे depend करती है। इसी तरह cardiac output generally all together पूरी body needs के मुताबिक local tissue की maintenance के लिए होता है। ठीक है, जब एक्सरसाइज होती है तो skeletal muscle को ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो गया और कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो गया।
इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है हमारी बॉडी ऑल द टाइम एक कांस्टेंट नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है इन स्पाइट ऑफ दैट कि नीड है या नहीं, जस्ट फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द हार्ट एंड ऑल द बॉडी टिश्यूज। अब नेक्स्ट इज ब्लड फ्लो। हाउ टू डिफाइन कैलकुलेट इज बाय ओम्स लॉ। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लोज आर देयर इन दी इन आवर ब्लड। फिर रेनॉल्ड नंबर होता है जिसकी वजह से हम टाइप्स ऑफ इन फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं। आखिर में रेजिस्टेंस है जिसकी एक इक्वेशन के साथ कैलकुलेशन है, इसको पॉइज लॉ कहते हैं। फिर लास्टली कंडक्टेंस है। तो ये आज के लिए हमने क्विकली पढ़ना है। तो फ्लो इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट पासेस अ गिवन पॉइंट इन द सर्कुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज द फ्लो at a given time in the circulation in a given period of time. It is measured in ml and liters per minute. ठीक है, नीचे की जो इक्वेशन है that is very important. हमने ये सब कुछ जो पढ़ रहे हैं अब हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की तरफ लेके जा रहे हैं। आप सीख रहे क्या हैं? आप सीख रहे हैं सर्कुलेटरी, नॉट सर्कुलेटरी सिस्टम ओनली, बट यू आर लर्निंग अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. So the terminologies in future which you will learn out of all these formulas, yeah, whatever knowledge you are getting from behind, you are getting the knowledge of blood pressure, you are getting the knowledge of cardiac output, you are getting the knowledge of how you will calculate all these things. So over here, if you can see, the flow is considered cardiac output, the flow which is coming actually from the heart. So that is the flow area for us. तो हम अब उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. So it is calculated by heart rate in 2-stroke volume. You will learn about the definitions of what is a normal heart rate. हमारा heart rate normal कितना है बच्चे? 70 to 80 beats per minute. 72 beats per minute है. Stroke volume किसे कहते हैं? Do anyone know? The volume of एक blood. बीट में जितना ml ब्लड पास करता है। The amount of blood given by the या pumped by the heart per beat. अब ये फर्क हो गया, पर बीट, और बीट्स कितनी है एक मिनट में? 72 है. ठीक है, 70 या 72 है. तो नीचे जो कैलकुलेशन है उसको इसी तरह कंसिडर किया जा रहा है. तो 70 ml हर बीट पे हार्ट देता है हमें, और अगर हम उसको एक मिनट के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें 70 बीट्स हैं. तो 70 को जब कैलकुलेट कर लो तो आपका नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, जो हम बार बार कहते हैं कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड है, तो वो आपके 5 लीटर कैलकुलेशन देता है. तो अगर हम कार्डियक आउटपुट को अब डिफाइन करें इस फॉर्मूले की वजह से, तो वी विल से द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट. अब दो डेफिनेशन हो गई. बाय द हार्ट पर मिनट. दूसरा है स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप बाय द हार्ट पर बीट. ठीक है बच्चे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में. नेक्स्ट, ओम्स लॉ कहता है Q इज इक्वल टू, Q इज फ्लो, इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. ठीक है, पीछे मैंने आपको कहा कि ब्लड प्रेशर दो ट्यूब्स के एक एंड पे और दूसरे एंड पे जो होगा उसका डिफरेंस होगा तो फ्लो होगी. ये वही बात बताई जा रही है कि फ्लो जो है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वेसल विल मेक अ फ्लो. ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस का मतलब है कि वेसल की दीवारें जो हैं वो रेजिस्टेंट करती हैं. ठीक है, और उसका डायमीटर मैटर करता है हम पे. ठीक है, तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू दी फ्लो. इधर ये तस्वीर जो आपको दिखाई जा रही है, अक्सर आप लोग पहाड़ों के इलाकों में गए हैं, स्वात वगैरह, इन जगहों को देखो तो पानी ऊपर से नीचे जा रहा होता है. द फ्लो इज गोइंग फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर. सिमिलरली आपका ब्लड फ्लो भी इसी फिजिक्स को फॉलो करता है. सो दिस फॉर्मूला is called Ohm's law, which is also telling you your blood pressure make your blood flow because of the difference between the two ends. See this as your blood vessels. On the top, if you can see, P1 minus P2 is delta P.
अगर हम इनमें प्रेशर वैल्यूज डाल दें, 100 एक एंड पे और 100 दूसरे एंड पे हो ब्लड प्रेशर उसका, उस वेसल्स का, तो कोई फ्लो होगा? समझ में आ गई? अगर अब उसका ब्लड प्रेशर अगर एक एंड पे 100 है और दूसरे पे 75 है, माइनस हो गया 25, अब फ्लो होगा? यस मैम। इसी तरह नीचे देखें, 40 होगा, माइनस 15 होगा, फ्लो होगा? यस। अब आप यहाँ पे ये भी देखें कि दोनों का डिफरेंस 25 है, इधर भी डिफरेंस 25 है, तो वो जो हमने अपना एक ब्लड प्रेशर का पूरा आपको डायग्राम दिखाया, अयोटा लेवल पे क्या ब्लड प्रेशर था? 120। हाँ, और फिर आर्टीरियोलर लेवल पे क्या है? 60। 60 समथिंग। फिर इसी तरह आप और नीचे आते जाओ तो कैपिलरी लेवल पे क्या था? 25। 35 समथिंग, 35। और फिर वेन्स की साइड पे या उस तरफ क्या था? 0। 15। ठीक है, तो ये डिफरेंस है तो मूव कर रहा है, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो मूव फ्लो रुक जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगा। तो दिस लॉ टेल्स अस डेल्टा पी मेक्स द फ्लो। ओके, नाउ आगे क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया, डेल्टा पी अपनी जगह पे कांस्टेंट हो गया, फ्लो नीचे हो गया, रेजिस्टेंस ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है इनका रिलेशनशिप इनवर्स है। फ्लो जब ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, फ्लो कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, सो दोज वेसल्स which give more resistance, the flow will be less. Those resistance vessels which give less resistance, the flow will be more. What word should I use for vessels which can produce more resistance? Arterioles. Arterioles नहीं है बेटा, वो तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ना, लेकिन जनरली स्पीकिंग सारी वेसल्स के अंदर या वेजोडाइलेशन होती है या वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, या फिर उनके अंदर बीमारी हो जाए तो भी उनकी वेसल वॉल थिक हो जाती है, तो दैट इज वर्ड फॉर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, अब हम फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं। जो फ्लो है वो स्मूथ चल रही है या वो इरेगुलर चल रही है, ब्लड वेसल के अंदर की बात है। ठीक है, वो भी आपको एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। सेंटर की अगर पिक्चर आप देखें तो बड़े स्मूथ वे से सारे आपको एरोज नजर आ रहे हैं। निचली पिक्चर को देखो तो सारे एरोज आपको बहुत इरेगुलर नजर आ रहे हैं। सो दिस सेंटर इज कॉल्ड laminar flow. ठीक है, and this which is irregular is called turbulent flow. So this laminar flow has a streamline with each layer of the blood the same distance from the wall. अगर पहला एरो देखो उसका अपना एक डिस्टेंस है, इधर भी इसका अपना डिस्टेंस है, हर एक अपना एक डिस्टेंस है। इन वॉल्स की वजह से जो उसके करीब के एरोज हैं वो थोड़ा सा फ्लो स्लो हो जाती है, बिकॉज वो वॉल के बहुत पास हैं। जो दरमियान का फ्लो है उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी तेज है। ठीक है, इसको पैराबोलिक प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, सो द लैमिनर फ्लो वेलोसिटी इन द सेंटर इज ग्रेटर टुवर्ड्स द एजेस, क्रिएटिंग अ पैराबोलिक फ्लो प्रोफाइल। समझ में आ गई बात? So if somebody asks you what is a laminar flow, so you should know that laminar flow is a streamline with each layer remaining the same distance from the wall. This type of flow is laminar flow with the velocity greater in the center as compared to the walls. ठीक है बच्चे? यस मैम। इन फ्लोस को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर। ठीक है, ब्लड मेजर करने के लिए फ्लो को। अब और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स और भी हैं,
अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लो मीटर्स कहलाता है। ये हमारी इंस्ट्रूमेंट्स KTH में अल्ट्रासोनिक डॉपलर अवेलेबल हैं, ठीक है। जिधर किसी डॉक्टर को शक होता है कि इसका फ्लो ब्लड वेसल्स में सही नहीं है, दैट कैन बी मेजर्ड। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होती है या उसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? उसकी कॉजेज है कि किसी वेसल से बहुत हाई स्पीड में वेलोसिटी के साथ ब्लड फ्लो जा रहा हो, या उसके शार्प टर्न्स हैं सर्कुलेशन में, या रफ सर्फेसिस हैं सर्कुलेशन में। रफ सर्फेसिस का मतलब हो सकता है कोई डेपोजिशंस हो गई हो या इंजरी हो गई हो वेसल को, ठीक है। रैपिड नैरोइंग, कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, किसी खास वजह से वो ब्लड वेसल वहां पे कंस्ट्रिक्ट हो रही है। ऑल दीज मैकेनिज्म्स कैन लीड टू टर्बुलेंट फ्लो। इन टाइप के टर्बुलेंट फ्लो को हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वी कैन तो लेमिनर मर्मर्स, इवन ये खास मर्मर्स जब आप आगे जाएंगे तो आप हार्ट के मर्मर्स सुनेंगे। आपका एक प्रैक्टिकल है जिसे कहते हैं हार्ट साउंड। हार्ट साउंड में एबनॉर्मल साउंड्स अगर आपको सुनाई दिए जाएंगे बिसाइड द हार्ट साउंड्स, those abnormal heart sounds because of the flow in the heart, because of some other reason, some abnormality can produce a turbulent flow over there and can cause murmurs। तो कुछ causes उन्होंने इसको bruise भी कहते हैं, murmurs और bruise। इन causes में, इन vessels में stenosis, shunts या valvular heart lesions, इन causes में आपको turbulent flow मिलती है। ये पिक्चर आपको डिस्प्ले कर रही है एन्यूरिज्म। ये एन्यूरिज्म इज अ डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल। उसमें एक पाउच सा बन जाता है अपने वॉल में, तो उधर एक्स्ट्रा ब्लड की मूवमेंट हो रही है। सो दिस इज अगेन अनदर स्ट्रेस ऑन द वेसल। प्लस एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ये मैंने आपको कल भी बताया था, एक पिक्चर डिस्प्ले की थी जिसमें डिपोजिशन ऑफ फैट या कोई और वजह की बिना पे वेसल का ल्यूमन जो है वो नैरो होता जाता है, कम होता जाता है। अब यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम ने वेजो कंस्ट्रिक्शन तो नहीं की, लेकिन किसी डिपोजिशन की वजह से ही उसका ल्यूमन खुद स्मॉल हो गया। तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द फ्लो। अब इस टर्बुलेंट फ्लो को मेजर करने के लिए क्या तरीकाकार है? तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर के थ्रू हम मालूमात करते हैं। तो turbulent flow is directly proportional to the velocity, and it is also directly proportional to the diameter of the blood vessel, and it is directly proportional to the density, but it has an inverse relationship to the viscosity of the blood, ठीक है। So we have these things which is showing you a turbulent flow is calculated, can be calculated with the help of this formula, and anything which is above 200 is considered as turbulent flow. So what you need to know, what is a Reynolds number, how it is calculated, and what is its diagnosis. So the diagnosis is you can calculate Reynolds number because of turbulent flow, and the formula is it is directly relation to V dP and dash n या nu। तो इसको आगे नीचे भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि V is for velocity in centimeters per second, D is for vessel diameter, P is for density and nu is for viscosity। अगर देखा जाए तो लेमिनर फ्लो जो है इज फ्रिक्शन अगेंस्ट द वॉल ओनली, ठीक है। ब्लड नियर द सेंटर, नॉर्मल प्रोफाइल जो मैंने बता चुकी हूँ आपको। टर्बुलेंट इज chaotic, रैंडम, इर्रेगुलर। तो ये फॉर्मूला है टोटली जो आपका रेनॉल्ड नंबर के लिए निकलता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं और उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पीछे हमने फ्लो की कैलकुलेशन की, उससे पहले हमने वेलोसिटी की कैलकुलेशन की, दरमियान में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में सारी आपको एक्सप्लेनेशन दी। अब आखिर में आता है कि रेजिस्टेंस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं या हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ओम्स में है, फ्लो इज इक्वल टू, हेलो
pressure difference delta P divided by resistance. So इस फॉर्मूले की हर चीज को आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। Q को डिफरेंट फ्लोस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन, डेल्टा P ब्लड प्रेशर के बारे में आपको डिफरेंसेस। अब हम रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना चाहेंगे, इसी फॉर्मूले के ऊपर हमने अब रेजिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला डालना है, ठीक है। सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड पॉइस इक्वेशन, ठीक है। So this is the person who was a French physician who created this formula. So let's say resistance is the impediment to the blood flow in the vessel. Resistance उसको कहते हैं जो आसानी के साथ blood flow को जाने नहीं देती और वो कोशिश करती है कि वो कम स्पीड से जाए या कम अमाउंट में जाए, ठीक है। So what happens? How will you calculate? So it is saying resistance cannot be measured directly. Instead, the resistance must be calculated from the measurement of blood flow and pressure difference between the 2 points in the vessel, such that as उसके लिए कोई खास वो चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ कंसिडरेशन हम इस स्लाइड के बाद आपको दिखाते हैं जिस पे रेजिस्टेंस मेजर किया था। लेकिन यहाँ पे यही कंसिडर किया जाता है कि जो डिफरेंस आपका ब्लड प्रेशर का आपको मिल रहा है और फ्लो है, विच इज बेसिकली डिफाइनिंग यू द रेजिस्टेंस एज वेल। अगर यहाँ पे देखें तो इज डिटरमिन्ड बाय द लेंथ, रेजिस्टेंस इज डिटरमिन्ड बाय द लेंथ ऑफ द वेसल, द डायमीटर ऑफ द वेसल, वेस्कुलर नेटवर्क पूरा, विस्कोसिटी ऑफ द वेसल, टर्बुलेंट या लेमिनर फ्लो है, या एनी एक्स्ट्रा मैकेनिकल फोर्सेस जो उस वेस्कुलेचर पे एक्ट कर सकती हैं। So let's go towards the formula. This formula is telling you R is equal to 8NL divided by pi R4. ये R4 जो है ये बहुत important है, pi R4. 8NL क्या चीज़ है? R is resistance, N is viscosity, L is the length, R is the radius. This is the most critical thing in the resistance. क्या critical thing है इस फॉर्मूले में? Hello. Radius. Yes. Come on. सारे बच्चे बोले. Radius. Radius. अच्छा. तो अब इस रिलेशनशिप को हमने बड़ा थॉरो अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आप देखें कि ये फॉर्मूला 8NL पाई R4 जब हमने डेल्टा P और R में डाला तो ये इक्वेशन रिवर्स हो गई है, R ऊपर चला गया और L नीचे आ गया। ये सिंपल मैथ्स है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे फिर बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा। किसी को समझ आई नहीं है तो बोल दे अभी से। नहीं मैम, समझ आ गई। मैम नहीं समझ आई। हाँ नहीं समझ आई बच्चे, ये देखें। कैन यू सी मी? Yes, ma'am. R is equal to, बोलते जाओ। 8 pi R4. ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले को Q डेल्टा P ओवर R में डालना है। अब ये P तो अपनी जगह पे ही है। अब इधर आप ये वाला पूरा फॉर्मूला डाल दें तो इट विल कम लाइक 8NL बाय R4। अब मैथ्स में अगर कोई तीन चीजें इस तरह आ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाती है। इट विल बिकम डेल्टा P 8NL मल्टीप्लाई, ये हिस्सा ऊपर चला जाता है तो इट कम्स अप लाइक दिस ओवर हियर, डेल्टा R4। मैथ्स में ऐसे ही है कि नहीं है? कैन यू सी द बोर्ड? Yes, ma'am. समझ आ गई। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. तो अब अगर हम इसी इक्वेशन को दोबारा देखें तो डेल्टा P जो है, डेल्टा P के साथ ये सारा लफ्ज आ जाए, ये अपनी जगह पे रह गया।
समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे वर्ड होगा Q, फ्लो। अंडरस्टूड बच्चे? ठीक है, तो इधर इन्होंने लिखा है कि रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू लेंथ। लेंथ यूजुअली जिसकी ब्लड वेसल है उसकी लेंथ तो बदलनी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इट इज इन डायरेक्ट रिलेशन टू इट, नंबर 1। नंबर 2, विस्कोसिटी। ठीक है, अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो उसकी भी लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। लेकिन डायमीटर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस को क्या होगा अगर डायमीटर रेडियस ज्यादा हो जाए तो? हाँ, डिक्रीज होगा मैम, डिक्रीज होगा। ठीक है, opposite relationship है, so you can say like this, it has an opposite relationship. Let's see this diagram. It is showing you the same thing in text word, length, viscosity, radius raised to power 4. ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स बताई गई हैं, एक का डायमीटर छोटा है, एक का थोड़ा सा बड़ा है और एक का उससे थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्लूइड देखें जो उनमें से पास हो रहा है, एक 1 ml लेके जा रहा था और थोड़ा सा डायमीटर ज्यादा हुआ तो 16 ml हो गया, और अगर थोड़ा सा हमने डायमीटर और तेज किया, ज्यादा कर दिया तो इतना ज्यादा अमाउंट में चेंज आ गया। बात समझ में आई? सो द डायमीटर या रेडियस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, सो एज सून एज द रेडियस इज इंक्रीज्ड द फ्लो विल इंक्रीज। अंडरस्टूड? ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और फ्लो ज्यादा हो जाएगा। जब नैरो होगी वेसल तो उतना ही फ्लो कम हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? यस मैम, गेट इट। अच्छा जी, ये क्विक एक पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं कि लेंथ लॉन्गर हो या कम हो तो उसकी रेजिस्टेंस से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है, रेडियस का फर्क पड़ता है। ये वही चीज नीचे एक्सप्लेन की है डायग्रामेटिकली। ठीक है, कि अगर रेडियस 1 है तो उसका फ्लो, अगर रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है तो उसका फ्लो। ठीक है बच्चे, विस्कोसिटी का रिलेशनशिप भी इसी तरह है, विस्कोसिटी इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है, ओवर हियर यू कैन सी एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, एनीमिया की कि पॉलीसाइथीमिया की? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। तो उसका रेजिस्टेंस वेसल में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ये वही हमने दोबारा रिपीट कर दिया, लेकिन वी विल गो अहेड। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय सिमिलर कंडक्टेंस इज द फ्लो विच इज बेसिकली, तो कंडक्टेंस जो होती है वो तकरीबन इज द मेजर ऑफ फ्लो। असल में कंडक्टेंस को अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज द मेजर ऑफ फ्लो थ्रू अ वेसल फॉर अ गिवन प्रेशर विच वी वर टॉकिंग अबाउट, जस्ट लाइक कार्डिक आउटपुट, या वी वर सेइंग Q ohms formula में। ठीक है बेटा, so you know all this thing, we have just talked about it. Next slide, and this example, हाँ बेटा बस खत्म। This example is just displaying you a very minor change in the diameter of the vessel can make a lot of difference in the flow. Look at the number 1 diameter, 2 diameter या 4, कोई इतने ज्यादा नंबर तो नहीं है दरमियान में, लेकिन फ्लो के कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सो द 4th पावर ऑफ डायमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ blood flow. So any change in the diameter of vessel will make a difference to the blood flow. इस पे अक्सर MCQs बनते हैं, इसको जरा डिटेल से पढ़ लेना। ये हमने मैथ्स की क्वेश्चन की तरह इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस 4। कैसे? अगर हम 1 ले लें, ये तो 1 ऑलरेडी प्रेशर है ना ऊपर, उसको छोड़ दे, 1 बाय आर है, ये 1 बाय आर है, इसको तो 1 है। लेकिन अगर किसी का डायमीटर 1 है तो उसको रेज टू पावर 4 करके तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ऑल टुगेदर, जो आंसर आता है मैथ्स का।
लेकिन अगर किसी का डायमीटर हमने 2 कर दिया, इंक्रीज कर दिया, उसको रेज टू पावर 4 करो तो वो 16 बनता है. तो दिस मीन्स द आंसर विल बी मोर एज कंपेयर टू दैट वन. रेजिस्टेंस विल बी inversely proportional. Over there, if you can see, we can say over here 1 by 1 the flow will be almost 1, but if the resistance is 1 by 16 the answer will be 16. ठीक है जी. So you are finding the same thing in the maths form. आखिरी बात रह गई है कि अगर रेजिस्टेंस जो आपने फिजिक्स में पुराना अपना पढ़ा था फर्स्ट एफएससी लेवल पे कि पैरेलल सीरीज और या पैरेलल में रेजिस्टेंस डाला जाए या सीरीज में डाला जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. जब आपकी सारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं तो उसको कंसीडर किया जाए तो वो सारे पैरेलल टू ईच अदर हैं. लेकिन जब ब्लड वेसल ऐसे ट्रेवल करती है, ये इस लेवल में वो ऑर्गन सारे आर पैरेलल टू ईच अदर. बट अगर ब्लड वेसल सप्लाई करने के लिए आती है तो इसको कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है यहाँ पे ब्लड वेसल के लिए. ठीक है, ब्लड फ्लो जो जारी है इधर उसको पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाएगा रेजिस्टेंस को, लेकिन जब वो किसी ऑर्गन के अंदर चली जाए तो उसको हम सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे. बात समझ में आ गई? यस मैम. जी मैम. जल्दी करो मैम. अच्छा बेटा, 2 बजे भी होती है जुमे की नमाज. हाँ, चुप अच्छा, so we are telling you about the same how the body has arranged its organ. So Allah Pak has given the ability कि वो सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए ऑर्गन के हिसाब से. लेकिन जब ब्लड वेसल एंट्री करती है किसी ऑर्गन को तो उसका रेजिस्टेंस सीरीज के हिसाब से लिया जाएगा. ठीक है, तो ये फार्मूला आपका जो पुराना ये R इज इक्वल टू R1 2 3 ये आपने फिजिक्स लॉ पढ़ा हुआ है. द टोटल रेजिस्टेंस विल बी मोर देन द सीरीज वन. ओवर हेयर इट विल बी लेस देन द पैरेलल, जिसमें पैरेलल में है तो 1 बाय R 1 बाय R2 ये पैरेलल ऑर्गन्स के लिए है. सो वी आर कंसिडरिंग द सेम इशू ऑन अ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, सो इफ वी से the flow is dependent upon these and flow is equal at every point and R is greater than R1, add a resistance and the total resistance will increase in the series में जो चीज़ होगी. ठीक है, तो anything which is added in the total resistance will increase in the series form of resistance in your body. But if and organs are placed in the parallel position and that is occurring when organs are given the blood vessel and the resistance is considered by in a reciprocal position. So all these can be added together and flow is not dependent, flow is not equal at every point and the total resistance is less than R1. If you add a resistance, the total resistance will decrease. Subtract a resistance, the total resistance will increase. So when we say there is lesser, when the blood vessels are arranged parallel to each other, this means the blood has more than one possible pathways to flow through the network. This implies that the total resistance will be less than the individual resistance going down each path as it is divided up among all the parallel. ये इसको लेसर कंसिडर क्यों किया जा रहा है, 1 by R क्यों कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में फ्लो डिवाइड हो जाती है. क्लिनिकली हम इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या रेजिस्टेंस पैरेलल में है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन में चली जाती है तो उसको इंट्रा ऑर्गन कंसिडर किया जाता है और जो ब्लड सप्लाई डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई की जाती है तो उसको हम इंटर ऑर्गन कंसिडर करते हैं. तो हम रेजिस्टेंस को 3 तरीकों से देखा है. हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला देखा बेटा, उस फार्मूले के डिफरेंट पोर्शंस देखे, फिर उसको ओम्स लॉ में हमने इंटरप्रेट किया, फिर उसके बाद हमने रेजिस्टेंस को थोड़ा सा सीरीज एंड पैरेलल फॉर्म में पूरी बॉडी पे अप्लाई किया और उसके बारे में भी
एक आध MCQ आ जाता है. So you must learn about the series and parallel as well. और वो जो R is equal to 1 by R raised to power 4, वो जो एक है उस पे भी अक्सर MCQs आते हैं, उसको भी थोड़ी थॉरो नॉलेज उस पे हासिल कर लें. जनरली स्पीकिंग हम दोबारा वापस जाते हैं फार्मूला की तरफ. तो फ्लो इज इक्वल टू 1 by R. व्हाट इज आवर फ्लो? व्हाट इज द टेक्निकल टर्म वी वांट टू यूज फॉर योर फ्यूचर नॉलेज? फ्लो इज कार्डियक आउटपुट. सो वी कैन से द कार्डियक आउटपुट इज इनवर्सली रिलेशनशिप टू रेजिस्टेंस. अब वी कैन से हमने कार्डियक आउटपुट का पहला फार्मूला क्या सीखा था? कार्डियक आउटपुट का पहला फार्मूला क्या था बेटा? Heart rate into stroke volume. तो अगर आप देख रहे हैं मैंने ऑन दी लेफ्ट साइड कार्डियक आउटपुट की बजाय उसका फार्मूला डाल दिया, ठीक है. फिर दूसरा हमने Q को कहा था कि वो डेल्टा प्रेशर के साथ और रेजिस्टेंस में. Q जो है फ्लो है, फ्लो जो है हार्ट कार्डियक आउटपुट है, उसके सामने अगर डेल्टा P है तो इसका मतलब है कि या एओर्टा है और लास्ट एंड जो है तो राइट एट्रियम है, ठीक है. और नीचे जो R है वो रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारी बॉडी में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है. अगर हम फिर से इसको कैलकुलेट करें तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है. हमने आपसे पहले भी कहा था कि दो एंड्स को माइनस करोगे तो मीन आर्टीरियल प्रेशर आपका होता है जो आपकी फ्लो को लेके चलता है. तो ये एक तो कॉमन फार्मूला है जो आप सारा आगे टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे, कार्डियक आउटपुट्स पढ़ोगे, वीनस रिटर्न्स पढ़ोगे, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पढ़ोगे बच्चे, तो ये उसी में काम आएगा जो अभी हमने सारा प्रीवियस डिस्कशन की है, ठीक है बच्चे. Yes, ma'am. और रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है इस उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस का PRU उसका यूनिट कहलाता है, ठीक है बच्चे. तो एक ये सिंपल नॉलेज है कि 1 प्रू इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 100 ml per second बिकॉज ऑफ द फ्लो रेट इसके मुताबिक है. इंक्रीज इन प्रू इज टू 4, डिक्रीज इन प्रू इज टू 0.02. So this is the end of the topic over here. We are finished with it, bache. Thank you very much, beta. I hope you have learned something out of this lecture.